नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आप सभी का। और हम यहाँ पर JNU MA सॉल्व पेपर डिस्कस कर रहे थे और आप जानते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 40 तक हमने विस्तार से वर्णन कर लिया है और इस सत्र में हम 41वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न है कि रतन हजारा किसकी रचना है? और विकल्प दिए गए हैं ग्वाल, प्रतापशाही, दूल्हा और रसनिधि। तो आप जानते होंगे रतन हजारा जो है यह रसनिधि की रचना है। अगर हम विकल्पों पर गौर करें तो ग्वाल कवि की जो रचनाएं हम स्मरण रख सकते हैं परीक्षा के लिए, इनकी एक रचना जो बहुत प्रसिद्ध है वह है रसिकानंद। जी हाँ, रसिकानंद। और इनकी एक और रचना यमुना लहरी। ग्वाल कवि की इन दो रचनाओं से हमारा काम चल जाना चाहिए। प्रतापशाही की अगर कुछ रचनाओं की हम चर्चा यहां पर कर लें तो प्रतापशाही की रचना में प्रमुख व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, काव्य विनोद और एक और इनके महत्वपूर्ण है अलंकार चिंतामणि। जी हाँ, अलंकार चिंतामणि। इन चार रचनाओं का स्मरण हम अवश्य रखेंगे। अगर दूल्हा की रचनाओं की चर्चा हम यहाँ पर करें तो दूल्हा की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है कविकुल कंठाभरण। जी हाँ, इनकी रचनाओं में शुमार कविकुल कंठाभरण। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? जी हाँ, चिंतामणि की नहीं है। और विकल्प दिए गए रस रहस्य, रस विलास, श्रृंगार मंजरी और कवि कल्पतरु। तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, कवि कल्पतरु। और आप जानते हैं कवि कल्पतरु जो है कुलपति मिश्र की कृति है। जी हाँ, कुलपति मिश्र की कृति है। तो रीतिकाल से लगातार प्रश्न आ रहे हैं तो हम एक बार रीतिकाल की चर्चा पुनः कर लेते हैं ताकि हमारी पुनरावृत्ति हो जाए। हम सभी जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल को दो भागों में बांटा, उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल कहा और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीतिकाल के नाम से संबोधित किया। और इसकी समय सीमा निर्धारित की उन्होंने विक्रम संवत 1700 से 1900। नामकरण को लेकर दो बातें हमें स्मरण रखना है कि रीतिकाल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने, अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने, और रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हम सभी जानते हैं रीतिकाल को रीति ग्रंथों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा जो रीति से बंधे हुए थे रीतिबद्ध थे। तो रीतिबद्ध में जिन 3 नामों की प्रमुखता से चर्चा हमें करनी चाहिए, सबसे पहले तो है चिंतामणि, जिनकी रचनाओं पर आधारित प्रश्न आ चुका है। अब प्रश्न आने की संभावना है मतिराम की रचनाओं से। मतिराम की रचनाओं में प्रमुख जो रचनाएं हैं वह है रसराज, ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। और भी रचनाएं हैं
ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और एक जो तीसरे हमारे रीतिबद्ध धारा के हैं वो है भिखारी दास। भिखारी दास की रचनाओं में प्रमुख है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और इनकी रचनाओं की चर्चा करते हैं। श्रृंगार निर्णय और रस सारांश। रीति सिद्ध में आप जानते हैं एकमात्र बिहारी और इनकी रचना है सतसई। और सतसई की भाषा है ब्रज और इसमें कुल 713 दोहे हैं। हो सकता है कि परीक्षा में प्रश्न आ जाए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है 713 दोहे। और रीति मुक्त धारा की अगर हम चर्चा करें तो रीति मुक्त धारा में आप सभी जानते हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये सब प्रमुख है। और बोधा की रचनाओं की चर्चा अगर हम कर लें तो 2 महत्वपूर्ण बोधा की रचना, एक तो है इश्कनामा और एक विरह वारिश। जी हाँ, विरह वारिश। एक जो महत्वपूर्ण चीज जिस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा मित्र, आप यहां पर देख रहे हैं एक विकल्प है रस रहस्य, एक विकल्प है रस विलास, एक रचना का नाम है रस राज, एक रचना का नाम है रस सारांश, एक रचना इससे पहले मैंने चर्चा की रसिकानंद। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि इन सभी रचनाओं में आपको परीक्षा में संशय हो सकता है, तो इन रचनाओं की जो भी रचनाकार है उसको एक आप अच्छे तरीके से स्मरण कर लें, नहीं तो परीक्षा भवन में आपको संशय पैदा कर सकता है दिए गए विकल्पों पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप इन सभी का कमेंट बॉक्स में आप एक साथ उत्तर जरूर लिखें ताकि आपको कंफ्यूजन न रह जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो 33वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक हैं। जी हाँ, हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक हैं और आप वैसे जानते होंगे पहले रिपोर्टाज लेखक हैं हिंदी साहित्य के शिवदान सिंह चौहान। जी हाँ, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं में रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, तमाम ऐसी अन्य विधाएं हैं जिनसे एक एक प्रश्न हमारे परीक्षा में अवश्य आते हैं। तो हम चले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाजों की चर्चा कर लेते हैं जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। रिपोर्टाज, कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाजों की चर्चा यहाँ पर कर लें तो सबसे पहले तो शिवदान सिंह चौहान, और इनके रिपोर्टाज का नाम है लक्ष्मीपुरा, और यह आप स्मरण रखेंगे कि रूपाभ नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हम बात करें शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की रिपोर्टाज जो है उसका नाम है प्लॉट का मोर्चा। जी हाँ, प्लॉट का मोर्चा। इसके पश्चात हम श्रीकांत वर्मा की बहुत प्रसिद्ध कृति है अपोलो का रथ, और शिव सागर मिश्र की कृति है वे लड़ेंगे हजारों साल। शिव सागर मिश्र, और इनकी कृति है वे लड़ेंगे हजारों साल। इसके पश्चात रांगे राघव की बहुत प्रसिद्ध कृति है तूफानों के बीच। जी हाँ, रांगे राघव, और रांगे राघव की जो कृति है, जो रिपोर्टाज है, वह है तूफानों के बीच। इसके बाद
रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु की चर्चा कर लें तो फणीश्वरनाथ रेणु की रिपोर्टाज जो है इसका नाम है ऋण जल धन जल। आपकी इस सूची से सिर्फ जेएनयू की 2019 की परीक्षा में 2 प्रश्न आ चुके हैं और मैं फिर कर रहा हूं एकमात्र इस सूची से 2 प्रश्न फिर आएंगे, तो आप इस सूची को अवश्य अच्छे से देख लें। कमलेश्वर की जो कृति है और कमलेश्वर की कृति का नाम है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। तत्पश्चात हम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रिपोर्टाज रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और इनकी कृति क्षण बोले कण मुस्कुराए। इसके पश्चात भदंत आनंद कौशल्यायन की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति भदंत आनंद कौशल्यायन और इनकी कृति है देश की मिट्टी बुलाती है। देश की मिट्टी बुलाती है। और अंतिम धर्मवीर भारती और इनकी जो रिपोर्टाज रचना है वह है युद्ध यात्रा। तो इन रिपोर्टाजों से हमारा काम चल जाना चाहिए। तो चलिए मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि छंदों का सम्राट किसे कहा जाता है। ये 44वां प्रश्न है और किसे कहा गया है और विकल्प दिए गए हैं अब्दुल रहमान, जगनिक, चंदवरदाई और विद्यापति। तो छंदों का सम्राट अवश्य जानते होंगे आप, चंदवरदाई को कहा जाता है। हालांकि हमने विकल्पों पर विस्तार से गौर कर लिया है, फिर भी मित्र सफलता की कुंजी रिवीजन में ही है, तो एक बार 1-2 क्षण में हम रिकॉल कर लेते हैं चीजों को। तो अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध कृति संदेश रासक। और दूसरी बात, इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मैंने संक्षिप्त में लिखा है क्योंकि आप सब स्वयं समझदार हैं, तो आप अवश्य समझ रहे होंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी का पहला कवि माना है। जगनिक की चर्चा कर लें तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना परमाद रासो। 12 बरस लोग कुकर जीवे अरुले 13 जो जिये सिंगार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इसी में इनका आल्हा खंड है, बहुत वीरतापरक। चंदवरदाई की हम अगर बात करें तो इनकी सुप्रसिद्ध कृति पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज रासो के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण बात। 1343 ईस्वी में इसकी रचना हुई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, यह महाकाव्य माना जाता है और इसमें कुल 69 सर्ग हैं और वीरता प्रधान है। अगर विद्यापति की बात करें तो हम चर्चा कर चुके हैं, फिर पुनः एक बार रिवीजन कर लेंगे। इनकी रचनाओं में पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका प्रमुख है। इनको कवि शेखर, अभिनव जयदेव और मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। और इन पर एक प्रसिद्ध पंक्ति जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। जी हाँ, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये आचार्य शुक्ल का इनसे संबंधित कथन है।
ये बहुत लंबा कथन है, मैंने संक्षिप्त में लिखा है, हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से सिर्फ क्लू याद रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज इस सत्र का आखिरी सवाल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा? मैं इसका विकल्प नहीं लिखना चाह रहा था मित्र, लेकिन परीक्षा की बाध्यता है तो आप विकल्प पढ़ ले। नंददास, मतिराम, केशवदास, बिहारी। तो कठिन काव्य का प्रेत आप अवश्य जानते हैं कि इन्होंने केशवदास को कहा है। तो अगर विकल्पों पर चर्चा कर लें तो नंददास की दो प्रमुख कृतियां जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है, एक तो भवन गीत है और इनकी दूसरी कृति है रास पंचाध्यायी। जी हाँ, रास पंचाध्यायी। ये दोनों कृतियां बहुत महत्वपूर्ण है। मतिराम की चर्चा हम इससे पहले भी कर चुके हैं कि मतिराम की रचनाओं में प्रमुख ललित ललाम, रसराज, वृत्त कौमुदी, अलंकार पंचाशिका, ये सब इनकी रचनाओं में प्रमुख है। और इनसे एक संबंधित जो पंक्ति इनकी बहुत महत्वपूर्ण है कि कुंदन को रंग फीको लगे हो। जी हाँ, आप अवश्य याद रखिएगा, प्रश्न कभी कभी परीक्षा में पंक्तियों से भी आता है, कुंदन को रंग फीको लगे। केशवदास की चर्चा कर लें। केशवदास से 3 प्रश्न या 2 प्रश्न आ गए थे हमारे परीक्षा में, तो केशवदास बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। केशवदास की कृतियों की रचना हम कर लें यहाँ पे चर्चा। तो सबसे पहले केशवदास का जन्म जो है 1555 ईस्वी में हुआ था। मैं जन्म मृत्यु इनका इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए कारगर सिद्ध हो जाए। और 1617 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। इनकी रचनाओं में प्रमुख रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका। इससे संबंधित एक बात और आप स्मरण रखेंगे कि रामचंद्रिका जो है यह राम कथा है। जी हाँ, रामचंद्रिका जो है राम कथा है और इसी को छंदों का अजायब घर इनकी इसी रचना को कहा गया है, छंदों का अजायब घर। कवि प्रिया और रसिक प्रिया के बारे में हम स्मरण रखेंगे कि ये इनका रीति ग्रंथ है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की का रीति ग्रंथ है, तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया रीति ग्रंथ है। और विज्ञान गीता की बात करें तो विज्ञान गीता इनकी आध्यात्मिक रचना है। जी हाँ, आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो थोड़ी सी अधिक जानकारी हम केशवदास के बारे में रखेंगे। और अगर बिहारी पर चर्चा करें तो बिहारी लाल की सबसे प्रसिद्ध रचना आप जानते हैं सतसई, और सतसई ब्रज भाषा में है। और बिहारी की कुछ पंक्तियों की हम यहां पर चर्चा कर लें तो इनकी पंक्तियों में शुमार सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर। तो हम बिहारी की कुछ पंक्तियां लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एक जो महत्वपूर्ण पंक्ति, सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर। और दूसरी इनकी जो पंक्ति है वह है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। जी हाँ, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। ये दूसरी पंक्ति है। एक और पंक्ति जो बहुत प्रसिद्ध है कि तंत्रिनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे ज्यों बूढ़े सब अंग। तो तंत्रिनाद कवित्रस,
कवित्रस। और चौथी जो महत्वपूर्ण पंक्ति जो बहुत अच्छा है, इत आवत चली जात उत चली छसातक हाथ, चढ़े हिंडोरे सिरह लगी उशासन साथ। जी हाँ, इत आवत, इनके रचनाओं में नायिका जब प्रेम विरह में है तो इत आवत चली जात उत, एक बार पेंडुलम की तरह इधर आती है, फिर पेंडुलम की तरह वहां जाती है। इत आवत चली जात उत चली छसातक हाथ, चढ़े हिंडोरे सिरह। तो ये बिहारी की कुछ पंक्तियों का हम स्मरण अवश्य रखेंगे। तो चलिए आज के लिए मित्र इतना ही, हम पुनः मिलेंगे। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपके कमेंट पढ़कर मैं आगे की रणनीति भी तय करता हूं और अपनी गलतियों को भी सुधारता हूं। और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि जब आप सुझाव में मेरी किसी भी गलतियों को या मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए अपना कमेंट लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।